साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर बी यानी पार्ट बी की 5वीं यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमें देखना है विश्वविद्यालय के अधिकारी। ठीक है, देखिए एक तो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर, ठीक है, कुलपति, वाइस चांसलर, कुलाधि सचिव यानी कि रेक्टर, संकायों के संकायाध्यक्ष फैकल्टीज़, कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार, विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष DSW यानी कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर और अन्य अधिकारी। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कुलाधिपति। देखिए कुलाधिपति चांसलर, इनके बारे में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 12 में प्रावधान है। ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। ठीक, यानी कि जो पहले अधिकारी, प्रथम अधिकारी जो हैं वो राज्यपाल महोदय हैं। ठीक है, प्रथम अधिकारी। कुलाधिपति की मुख्य भूमिकाओं की अगर हम बात करें तो इनका काम कुलपतियों की नियुक्ति यानी वाइस चांसलर को अपॉइंट करना, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करना, जो कॉन्वोकेशन होते हैं, ठीक है, उनको हेड करना, छात्रों को उपाधि प्रदान करना यानी डिग्रीज, सभा की अध्यक्षता यदि वह दीक्षांत समारोह और जो सभा में अगर उपस्थित हैं तो वे इन सब की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुलाधिपति की परिभाषा अगर हम देखें तो वह अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा 7 में दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कुलपति की नियुक्ति। देखिए कुलाधिपति के द्वारा यानी चांसलर महोदय के द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। धारा 12(2) के तहत कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति से संबंधित एक समिति गठित की जाती है। ठीक है, समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलाधिपति द्वारा नामजद सदस्य, कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य और UGC अध्यक्ष द्वारा नामजद सदस्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाएगा प्रश्न। आगे देखेंगे हम कुलपति। ठीक है, वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर धारा 13 में इनका वर्णन है। इनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। ठीक है, धारा 15 में कुलपति की शक्तियां और कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय के प्रधान प्रशासी हैं। ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, विद्या विषयक अधिकारी हैं। और अगर दीक्षांत समारोह हो रहा हो, सभा की अध्यक्षता करनी हो, मतलब सभा का सम्मेलन बुलाया गया हो, तो यदि कुलाधिपति महोदय उपस्थित न हो तो कुलपति इनकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्य परिषद, विद्या परिषद के ये पदेन सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, अब हम कुलपति की परिभाषा की अगर बात करें तो यह धारा 4 की उपधारा 6 में दिया गया है। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए धारा 14 में कुलपति, देखिए इनके बारे में ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, और 4 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और 2 से अधिक बार के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, यानी 2 बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है किसी एक व्यक्ति को कुलपति के पद पर। नए कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे, यद्यपि यह अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, यानी 6 महीने के बाद कुलपति यानी BC की अपॉइंटमेंट कुलाधिपति यानी चांसलर महोदय द्वारा करनी ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए कुलपति का पद रिक्त। देखिए तो ये जैसे अगर कुलपति साहब जो है पद पर रहते समय मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें, छुट्टी या रोगग्रस्त हो जाएं,
ठीक है। इनमें तो सामान्यतः पद रिक्त होगा, लेकिन अगर कुलाधिपति द्वारा हटाए जाएंगे, ठीक है, ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। यदि वह विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई कार्य करें, ठीक है, विश्वविद्यालय के अहित में कोई कार्य करेंगे, तो कुलपति महोदय स्वविवेक से उनको हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए प्रथम कुलपति की अगर हम बात करें, कोई विश्वविद्यालय पहली बार बनाया गया है तो उसके लिए जो कुलपति होंगे वो प्रथम कुलपति कहलाएंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय की सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और अन्य प्राधिकारियों का गठन, ये प्रथम कुलपति का मुख्य कार्य है। विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर उन्हें यह कार्य करना होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुलाधि सचिव के बारे में बात करते हैं। कुलाधि सचिव रेक्टर, ठीक है। तो इनके बारे में कहा गया है कि 15 ख में इनके बारे में बताया गया है, धारा 15 ख, ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है, ठीक है। तो इसमें धारा 15 ख में बताया गया है कि कुलाधि सचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। और यह एक वैतनिक अधिकारी हैं। देखिए, यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि कुलाधि सचिव की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो पूछ लेगा कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर, या फिर वो कह देगा कि कुलपति द्वारा कार्य परिषद की सिफारिश पर। तो उल्टा सीधा दे देगा। तो हमें बस अच्छे से ध्यान रखना है कि कार्य परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा बीसी की सिफारिश से की जाएगी, ठीक है। चलिए, आगे हम देखेंगे कुल सचिव के बारे में। देखिए, रजिस्ट्रार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। देखिए, धारा 16 में इनके बारे में प्रावधान होता है। पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। सभा, विद्या परिषद और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड और कार्य परिषद के यह सचिव होते हैं, ठीक है। धारा 16(2) में कुल सचिव की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव, जब विश्वविद्यालय नया स्थापित किया गया हो तो प्रथम कुल सचिव जो होंगे उनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात की जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। आगे है कुल सचिव की शक्तियाँ, ठीक है। रजिस्ट्रार की शक्तियाँ तथा कर्तव्यों की बात करें तो धारा 16 में वर्णित हैं। धारा 16(4) के अनुसार कार्य परिषद के अधीन रहते हुए, ठीक है, कुल सचिव यह देखने के लिए उत्तरदायी हैं कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिनके लिए वे आवंटित किए गए हैं या मंजूर किए गए हैं, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा संविदाएं, टेंडर्स जो होते हैं विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी, यानी जो टेंडर निकलेंगे वो कुल सचिव के हस्ताक्षर से निकलेंगे। और समस्त दस्तावेजों तथा अभिलेख, जो भी कागज निकाला जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कुल सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे हम देखेंगे, देखिए, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष यानी डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, ठीक है, DSW। नियुक्ति की बात करें तो धारा 17(1) के तहत विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष यानी कि DSW कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि एक तो रेक्टर, ठीक है, रेक्टर की नियुक्ति और DSW की नियुक्ति, ठीक है, एक जैसी है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो और ये जो फैकल्टी हेड जो हैं, यानी कि हम कहें ये DSW जो हैं, वो पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। धारा 17(3) की बात करें तो इसमें जो ये DSW हैं, इनकी सेवा शर्तें और उसके कर्तव्य एवं शक्तियाँ परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी, ठीक। चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था में आगे देखेंगे तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बात करेंगे, ठीक है, अथॉरिटीज़ की। देखिए, धारा 19 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी संबंधित बताया गया है कि कौन कौन होंगे। एक तो सभा होगी, कोर्ट, कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी, विद्या परिषद, एकेडमिक काउंसिल,
संकाय यानी कि फैकल्टी, अध्ययन बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़, और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद है अन्य प्राधिकारी। ये सभी धारा 19 में बताए गए हैं कि ये सभी अथॉरिटीज़ होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें महासभा की या यूनिवर्सिटी कोर्ट की, तो इसका गठन धारा 20 के तहत किया जाता है। सभा में 5 समूहों के व्यक्ति होते हैं। देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा कि सभा में कितने समूह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो 5 समूह होते हैं, उन सब में से सभा के सदस्य चुने जाते हैं। धारा 21 में सभा के सम्मेलन तथा उसमें गणपूर्ति की बात कही गई है। बैठक की बात करें तो एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। सभा के 25 सदस्यों से गणपूर्ति होती है, परंतु स्थगित सम्मेलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य। देखिए, शॉर्ट में हम चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी। तो देखिए, धारा 22 में सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य बताए गए हैं। यह एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है, और जो विश्वविद्यालय में कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा करना, उन्नति और विकास के लिए उपाय सुझाना, यह भी इनका कार्य है, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, वार्षिक लेखा यानी कि जो अकाउंट्स हैं, और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना, ठीक है। वार्षिक वित्तीय अनुमान यानी कि जो बजट है, विश्वविद्यालय का बजट है, उस पर विचार करना, ये सभी कार्य किसके हैं? सभा के होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? कार्य परिषद। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हम विश्वविद्यालय का कार्यपालिक निकाय कहते हैं, ठीक है। धारा 23 में कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण करना और उनका प्रबंध करना, निश्चित प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की निधियों का प्रबंध करना, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना, वार्षिक वित्तीय अनुमान यानी बजट को अंगीकृत करना, ठीक है। वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना, कितना बजट और कहाँ तक बजट है ना, और कहाँ तक नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा तय किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बजट अनुदान की रकम कम करना और बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के मद में परिवर्तन करना, ठीक है, यह भी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का कार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें देखेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय की ओर से टेंडर जारी करना, ठीक है, टेंडर जारी किया जाएगा किसके? रजिस्ट्रार के साइन से, ठीक है। विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप निर्धारित करना, विश्वविद्यालय की सिफारिश पर तथा आयुक्त उच्च शिक्षा के पूर्व अनुमोदन से महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, स्पेशल राइट्स दे देना। मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुदान ब्यूरो, ठीक है, मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुदान ब्यूरो, सूचना ब्यूरो, नियोजन ब्यूरो को संस्थित करना, ठीक है। प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों को स्थापित करना, ठीक है। जो हॉस्टल्स हैं उनको मान्यता देना और अध्यापकों के आवास, जो अध्यापकों के आवास हैं, ठीक है, जो टीचर रेजिडेंस हैं, उनको उनकी व्यवस्था करना। महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं, छात्र निवास से रिपोर्ट तथा अन्य जानकारी मंगवाना, ये सभी किसके? कार्य परिषद के कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, परीक्षकों को जो पारिश्रमिक तय मतलब जो दिया जाना है उसको तय करना। विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना अगर कुछ गलत हुआ है तो। अध्यादेश बनाना, उसमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना, यह भी कार्य परिषद का कार्य है। विद्या परिषद द्वारा विरचित विनियमों को स्वीकार या अस्वीकार करना। विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना तथा उधार देना। विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना, ठीक है। ये सभी कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य हैं। अब कार्य परिषद का कार्यकाल देखते हैं। देखिए, कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। कार्य परिषद की गणपूर्ति 7 सदस्यों से होगी और स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे कार्य परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य। देखिए, एक्चुअली तो हमने अभी कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य देख लिए थे, पढ़ लिए थे, रिवीजन कर लिया उनका, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, वित्त समिति की बात करेंगे, फाइनेंस कमेटी की, ठीक है। देखिए, जो फाइनेंस कमेटी है उसको धारा 24 क में उसका गठन
कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा 24 क के अनुसार। ठीक है। वित्त समिति यानी फाइनेंस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन? वीसी जो कि अध्यक्ष होते हैं, रजिस्ट्रार जो कि सचिव होते हैं। ठीक है। विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, कमिश्नर हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन। ठीक है। इनके अलावा देखिए, वित्त समिति की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? वित्त समिति विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है। वित्त समिति की शक्तियां और उसके कर्तव्य देखें कौन कौन से हैं। देखिए, व्यय, विश्वविद्यालय के आय व्यय का पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना, विश्वविद्यालय के बजट को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व तैयार करना, विश्वविद्यालय के आय व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना, विश्वविद्यालय के अकाउंट्स और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना। ये सभी फाइनेंस कमेटी के कार्य हैं। अब इसके बाद देखिए, विद्या परिषद एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। धारा 25 में विद्या परिषद के बारे में बताया गया है और विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होती है। ठीक है। देखिए, एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के अनुसार ही ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या क्या? कुलपति, कुलाधिसचिव, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, अध्यक्ष मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, सभी संकायों के संकाय अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास परिषद का यथास्थिति संकाय अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष। ठीक है। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस के 5 प्रिंसिपल जो कुलपति द्वारा नामजद हों, जिनमें यथासंभव कम से कम 2 महिला प्रिंसिपल होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, ठीक है, और महाविद्यालय के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में से 3 व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नामजद हों और जिनमें से कम 2 महिलाएं हों। तो ये सभी जो है किसके? एकेडमिक काउंसिल के सदस्य होते हैं। ठीक है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं विद्या परिषद की गणपूर्ति के बारे में। देखिए, विद्या परिषद के 12 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, परंतु स्थगित सम्मेलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। कालावधि की बात करें तो विद्या परिषद के वे समस्त सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हमने इस पार्ट में विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था से संबंधित रिवीजन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।